बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मीडिया की आज़ादी के हवाले से इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ाहिर है कि मीडिया जो है उसको रियासत का चौथा सुतून कहा जाता है। जमहूरियत और मीडिया बताया जाता है कि साथ साथ चलते हैं, और मीडिया का पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत में एक बहुत बड़ा एक अहम किरदार रहा है। मुख्तलिफ अदवार के अंदर अगर हम देखें 1947 से ऑनवर्ड, और मुख्तलिफ हुकूमतें जो है वो मीडिया के हवाले से उनकी अपनी एक पॉलिसी भी रही है। कोई भी हुकूमत जो है या कोई जमात जो हुकूमत में होती है, यानी हुक्मरान जो है वो मीडिया को ज़्यादा आज़ाद नहीं देखना चाहते। उसकी वजह ये होती है कि मीडिया जो है वो हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर, उनकी जो फ़ैसला साजी होती है उसके ऊपर तनकीद करते हैं। और ज़ाहिर है कि तनकीद जो है वो हर हुकूमत या हर हुकूमत के अंदर बैठे हुए मुख्तलिफ जो लोग होते हैं उनको उस हद तक उसको अप्रिशिएट नहीं करते या उसको कबूल करने के लिए, तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। ये किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें, यानी अमरीत के अलावा इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, तो वहाँ पे भी इस किस्म की सिचुएशन जो है उसको हमने माजी के अंदर भी देखा है। और आज कल जो इस वक्त सूरत हाल है, मोहसिन बेग साहब जो एडिटर इन चीफ है ऑनलाइंस के, उनको जो अरेस्ट किया गया। उसके बाद हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा मीडिया के अंदर जो है वो तशवीश पाई जाती है। हमारे अपने चैनल को जो है हमने देखा कि उसकी ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब किया गया मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों के अंदर। सो एक तशवीश पाई जाती है चैनल्स के अंदर भी, और जो सहाफ़ी हैं उनके अंदर भी मीडिया के हवाले से, उसकी आज़ादी के हवाले से किस हद तक ये तशवीश जो है वो जेन्युइन है, और किस हद तक ये जो सिचुएशन सामने आ रही है वो मीडिया की आज़ादी के हवाले से चैलेंजिंग हो सकती है हमारे लिए। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अदनान आदिल साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अदनान भाई, आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, आपका भी, आपने हमें टाइम दिया। अनवर रज़ा साहब हमारे साथ हैं, आप प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपका भी, आपने हमें टाइम दिया। बात का आगाज़ अनवर साहब आप ही से करते हैं कि ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं सिचुएशन जो क्रॉप अप हुई है पिछले चंद रोज़ के अंदर, और जो तशवीश पाई जा रही है इस वक्त वर्किंग जर्नलिस्ट के अंदर, वो किस हद तक आप ये समझते हैं कि जेन्युइन है? शुक्रिया भाई साहब आपका। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये जो सिचुएशन है ये कुछ 6 माह कबल भी थी, जब मैं सेक्रेटरी प्रेस क्लब था गुज़श्ता बरस, और उस वक्त मोहसिन बेग साहब को धमकियां दी जा रही थी। उन्होंने कहा जा रहा था हाई ऑफिशियल की जानिब से कि आप मुल्क छोड़ दीजिए या फिर आप हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद करना बंद करें, वरना फिर आपके खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएंगे। तो 16 फरवरी को अरेस्ट करने के बाद फिर आप देखिए कि SHO के कमरे में उन पर जिस तरह तशद्दुद किया गया, वो फिर अदलिया ने भी देखा, मीडिया ने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये कोई इंतकामी कार्रवाई है। सियासी तौर पर उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। अगर उन्होंने कोई बात जो काबिल एतराज़ है अगर कही है, तो आप इदारे मौजूद हैं, अदलिया मौजूद है, कवानीन मौजूद हैं, आइन के मुताबिक आप कोई भी जर्नलिस्ट है उसे पाबंद हासिल कर सकते हैं। आप आइन और कानून के रास्ते पर जा सकते हैं, इदारे भी मौजूद है, और हम खुद भी मादर पिदर आज़ादी के कायल नहीं है। हमने इस तरह अमरीत के दौर में भी नहीं देखा कि आप पर तनकीद करने वालों के खिलाफ उनको इस तरह जबर का निशाना बनाया जाए, बल्कि रियासती तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। मैं यानी शाहिद उन तमाम चीज़ों का, और हम इसकी सिर्फ मजम्मत ही नहीं करते, बल्कि हम समझते हैं कि ये मोहसिन बेग का मामला नहीं बल्कि ये आज़ादी का मामला है। ये तमाम सहाफ़ती कम्युनिटी की आज़ादी की बात है। जब आपको धमकियां मिल रही हों जान से मारने की, और आपके पास थ्रेट्स हों, आप सो रहे हो घर में, अचानक से आपके घर आपके बीवी बच्चे शोर करें, तो फितरी तौर पर आप भागेंगे बाहर, आपके हाथ में जो चीज़ होगी वो लेकर आप जाएंगे। फिर जब मोहसिन बेग ने इस्तफसार किया कि आप बताइए कि आप कौन लोग हैं, सिविल कपड़ों में हैं, उन्हें तो नहीं पता कि SIA के एहलकार है, और उनसे पूछने के बाद भी उन्होंने ना तो उन्हें वारंट दिखाया और ना ही अपनी कोई तस्दीक की, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि ये एक फिक्री अमल था जो मोहसिन बेग ने किया। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। हम कलम के मजदूर हैं, हमारे हाथ में बंदूक अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये जो
जो मोहसिन बेग ने किया बिल्कुल इसको कोई जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन ये चक्री रद्द अमल था। आपने वो फुटेज देखी जो एक निजी टीवी चैनल पर भी चली है कि एसएसपी से उन्होंने पूछा कि क्या कोई नामालूम शख्स जो सिविल कपड़ों में हो वो मेरे घर की चादर और चार दीवारी को पामाल करे और दीवारें फैलाकर कर अंदर आए, ये मुमकिन है? मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि क्या आपके पास कोई वारंट है, कोई मुकदमा मुझ पे दर्ज है? वो इस पर भी नहीं बता सके। ठीक है भाई साहब ये जरा मेरी बात सुनिएगा, जब ये सारा एपिसोड हो चुका था तो नजर की बात यह है उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई और उसी के बाद इस वाक़े के बाद 7-8 लगी। और आपको बताऊं कराची में भी अब एक रोज पहले उन पर एक मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है। तो मैं समझता हूं कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं, और इस तरह की अगर कार्रवाइयां मीडिया पर या किसी भी शख्स पर हों तो एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल सही है, आप लाइन पर रहिएगा। जी आदिल साहब प्लीज गो अहेड। देखिए, अगर मोहसिन साहब के साथ कोई ज्यादती की है तो उसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए गैर जानिबदाराना, और उसका अजाला होना चाहिए। लेकिन जिस तरह वो बंदूक तान कर बिल्कुल सामने स्ट्रेट फायर कर रहे थे, मेरा ख्याल है ये उनकी तरफ से भी कोई मुनासिब तर्ज अमल नहीं था। और मसला ये हो गया है कि बहुत से लोग जो कारोबारी लोग हैं, ओनर्स हैं, वो खुद ही एडिटर इन चीफ भी बन गए हैं, जर्नलिस्ट भी बन गए हैं, वो लॉबिस्ट भी होते हैं, मुख्तलिफ सियासतदानों की कैंपेन्स भी चलाते हैं, और बाज़ जो हैं वो बड़े बड़े सरकारी ओहदों पे भी फाइज होते हैं। तो जब चीज़ें सियासत और मीडिया ये सहाफ़त मिक्स अप हो जाती है तो उससे पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। इसके लिए कोई ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए, हमारा अपना भी, मीडिया का भी और हुकूमत को। लेकिन ये पार्टियां जो हैं, बिल्कुल अदनान भाई आप सही कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज तो फिर ऐसे मतलब ये सारे लोगों को यूज करती हैं या मिस यूज करती हैं, जो भी करती हैं, दे डू इट। और लोग होते हैं ना तो यूज होते हैं ना, वो इसलिए यूज होते हैं कि आज मैं एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, कल वो इख्तदार में आएगी तो मुझे करोड़ों अरबों रुपए के फायदे होंगे। मेरे एक एडिटर थे, वो बेनज़ीर के खिलाफ स्टोरीज छापते रहे और फिर वो एहतसाब के मुशीर बन गए और बाद में फिर वो बेनज़ीर के दोस्त भी हो गए। नवाज शरीफ के खिलाफ स्टोरीज छापते रहे, अरेस्ट भी हुए नवाज शरीफ के ज़माने में, फिर नवाज शरीफ के दोस्त भी बन गए। तो ये जो बड़े कुछ लोग हैं बहुत नामवर, ये लॉबिस्ट के तौर पे जो काम करने लग गए नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और हुक्मरानों की भी जिम्मेदारी नहीं है कि फिर अगर वो ये समझते हैं कि कुछ लोग उनको मिसयूज करेंगे तो फिर उन लोगों से फिर दूर रहे ना। जब तक वो उनको सपोर्ट करते रहते हैं यू वेलकम, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि वो उनके किसी फैसले से डिसएग्री करते हैं फिर उनके खिलाफ आप इंतकामी कार्रवाई करेंगे या इस तरह की चीजें करेंगे। भाई साहब, मैं 32 साल से सहाफ़ी हूँ और ज्यादातर मैं अपोजिशन का सहाफ़ी रहा हूँ, यानी हर हुकूमत के खिलाफ ही बात करता रहा हूँ, लिखता भी रहा हूँ। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी बहुत लिखा मैंने। यकीन माने आज तक ना मुझे पीपल्स पार्टी ने नुकसान पहुंचाया, ना नवाज शरीफ ने पहुंचाया। हालांकि मैंने नवाज शरीफ की स्कैंडल बहुत लिखे, पीपल्स पार्टी जरदारी के खिलाफ बहुत लिखा, इसी तरह मैंने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ बहुत लिखा, मुझे किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। जब आप किसी की बीवी पे, बच्चों पे, उसकी जाती किरदार के ऊपर शर्मनाक बातें करेंगे तो फिर तो मामला खराब हो सकता है ना। भुट्टो साहब तो कत्ल ही करवा देते थे, भुट्टो साहब को फांसी भी इसीलिए हुई, वो तो उन्होंने तो अपने दोस्त हुसैन नकी को शाही कले में भिजवा दिया था। इस तरह शोरश काश्मीरी का क्या हाल किया था। यही आप देखिए कि नवाज शरीफ ने जब जंग अखबार का कागज ही बंद कर दिया था और कितना उस पर सैफुर रहमान ने उस पर सख्ती की थी जंग ग्रुप के ऊपर एक जमाने में। तो उन लोगों तो इसका मतलब है कि हुक्मरान जितने भी होते हैं वो मतलब टॉलरेंस लेवल उनका इतना ज्यादा नहीं होता किसी भी एतबार से, खास तौर से हमारे जैसे माशरे में। वैसे तो आप देखें इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है, वहां भी एनडीटीवी को कितना उन्होंने वो किया है। राना सफवी के खिलाफ जो कि वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखती हैं, उनके तमाम बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए हैं और क्या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। तो दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। वो ट्रम्प जो है वो तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों को धकेल के बाहर निकाल देता था। बिल्कुल सही है जी। फारूक हमीद साहब, इस तरह की सिचुएशन में जो कंसर्न है इस वक्त, इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल, इट्स अबाउट द एंटायर कम्युनिटी, कि आप काम करते हुए लोग जो हैं वो फिर जाहिर है कि वो दे डोंट फील सिक्योर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वहीद भाई। मेरा ख्याल है ये फ्रीडम ऑफ प्रेस का मामला नहीं है, ये वो रेड लाइन है जो कि मैं समझता हूँ मोहसिन बेग साहब को क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी।
آپ جتنا مرضی پرائم منسٹر کو کرٹیسائز کریں، انکمبنٹ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کی پالیسیز کو صبح شام کریں اپنے ٹاک شوز میں، جس طرح بھی، نو ایشو، کوئی گورنمنٹ کبھی ریئیکٹ نہیں کرے گی اور نہ ان کو کرنا چاہیے. لیکن جب آپ ذاتیات پہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سرکاسٹک طریقے سے آپ اگر گفتگو کریں گے نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، بٹ دین فاروق صاحب دیر آر انسٹیٹیوشنز نا، آپ ان کو یوٹیلائز ٹائملی اور پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے. دیر از اے پیمرا، یو نو، دیر آر ادر لاز ان پاکستان. بلکہ آج تو یہ ٹکر چل رہے ہیں کہ کیبنٹ نے ایک اور 2016 کا جو الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے اس کو مزید امینڈ کر لیا ہے، اینڈ the president is going to sign it، اور پھر وہ آرڈیننس جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا. تو we have got a lot of laws in this country, but there is a methodology, there is a method to do the things. آپ کی بات صحیح ہے کہ پاکستان میں قوانین کی کمی تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھیں ہمارا ایک ٹالرنس لیول ایک لحاظ سے کم ہے. ہماری جو ٹاپ موسٹ لیڈرشپ ہے ہر دور میں، وہ صرف یہ کہ جب آپ ان پہ کوئی پرسنل اٹیک میں پھر وہی بات کریں گے تو پھر وہ اپنا ان کی ٹالرنس لیول جو ہے وہ بہت نیچے آ جاتی ہے، تھریش ہولڈ بہت جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. اینڈ دین obviously they will use state power to come back and hit you. اور اس کیس میں ایگزیکٹلی یہی ہوا، which is very unfortunate کہ محسن بیگ صاحب کو جس طرح وہ ان کو مجبوری میں ان کو بندوق تاننی پڑی پولیس والوں کے اوپر. آپ خود مطلب نیب کے رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ رہے ہیں فاروق بھائی. مجھے یہ بتائیں کہ مطلب کوئی بھی آج کل کے زمانے میں، اور جب آپ کے اوپر تھریٹس بھی ہوں، جب آپ ایک پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ ہو آپ کا اور وہ ظاہر ہے کہ وہ سامنے نظر آ رہا ہو کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس سچویشن میں جب اس طرح پلین مطلب کپڑوں کے اندر لوگ آ جائیں گے آپ کے گھر کے اندر اور آپ کو سوتے ہوئے اٹھائیں گے پوری فیملی کو، تو پھر ڈو یو تھنک کہ دس از دا وے ٹو ہینڈل دا تھنگس؟ نہیں، میں آپ کی بات مانتا ہوں، یہاں پہ شاید پروسیجرل غلطی کی گئی ہے، جذبات میں انہوں نے آپ کے ایکشن کیا ہے، میں آپ کی بہت صاف بات سے اگری کرتا ہوں. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب پرابلم پاکستان میں کیا ہو گیا کہ ہماری میڈیا میں بہت جو ہمارے پروفیشنل جرنلسٹ ہیں وہ بھی اب چلے گئے پولیٹکس کی طرف، وہ بھی پبلک عہدے جو ہیں وہ ایکسپٹ کرتے ہیں فرام پولیٹیکل پارٹیز، ان کی بھی ایفیلیشن ہے ود پولیٹیکل پارٹیز کلیئرلی سامنے آ گئی ہیں. ہمارے میڈیا گروپس ہیں وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، کچھ ایک پارٹی کے ساتھ ہے، کوئی دوسری پارٹی کے ساتھ ہے. ہمارے اینکرز حضرات جو ہیں بہت کم ہیں، مے بی یو آر ون آف دیم، یو آر ون آف دا ریئر اینکرز. میں آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہ جو نیوٹرل ہیں، جو کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا جو ہے اس کو پروجیکٹ نہیں کرتے ہیں. سو دس از دی انفارچونیٹ پارٹ ہماری صحافت میں، ہمارے اپنا میڈیا میں. اور پھر کمپٹیشن اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے، ظاہری بات ہے فائنینشیل کنسیڈریشن بھی ہے میڈیا گروپس کی. دیکھیں نا، میڈیا گروپس ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ہو گئے ہیں، یہ بھی اینکر ایک دوسرے کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. یہ ایک اور ایلیمنٹ جو ہے پچھلے ایک سال سے آیا ہے بیکاز آف دا ہیوی پولیٹیکل پولرائزیشن ان دا کنٹری. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی فریڈم آف ایکسپریشن یہاں پہ، دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے اور جناب ہنستے اور مسکراتے آپ فرسٹ لیڈی کے بارے میں یا سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں کوئی باتیں آئی تھنک کسی بھی شخص کی فیملی کے اوپر کوئی، بالکل آئی ایگری ود یو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارا نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا اخلاقیات اجازت دیتا ہے، نہ کلچر. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے جو اسپیشلی جو سیاستدان ہیں وہ جب پبلک میٹنگز کے اندر جب جاتے ہیں، جب تقاریر کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ بعد میں کہتے ہیں جی ہمارا تو سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا، ہم نے تو یہ کہنا ہی نہیں تھا. تو پھر ظاہر ہے میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، جو کہ اس طرح کی چیزوں کے اندر آئی تھنک کہ دیر شوڈ بی اے گیٹ کیپر. دیکھیں اخباروں کے اندر گیٹ کیپر ایڈیٹر ہوتا تھا جو چیزوں کو پبلش ہونے سے پہلے، یہ عدنان بھائی کو پتا ہوگا کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو وہاں پہ ان کو دیکھا جاتا تھا کہ بھائی یہ چیز چھپنی بھی ہے یا نہیں چھپنی ہے. بٹ اب میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ ایک بات کہہ دوں، میں نے خود آئی واز ویری لکی اور میرا آنر ہے کہ میں نے ایک سال ایک پاکستان کے ٹاپ میڈیا گروپ کے ساتھ، الیکٹرانک میڈیا گروپ کے ساتھ میں نے ایک سال صبح شام 10-12 گھنٹے روز کے ان کے ساتھ گزارے، ان کا کام کیا ہے، واز آن اے جاب ود دیم. تو میں نے اس لحاظ سے بھی میڈیا کو بڑی کلوزلی دیکھا ہے. دیکھیں جہاں تک پاکستان میں
सोशल अवेयरनेस की जो रेवोल्यूशन आई है, एहतसाब के खिलाफ जंग है, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज है, वॉर एंड टेरर में जिस तरह नेशनल नैरेटिव, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट हमारे मीडिया चाहे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक उन्होंने जिस तरह अपहोल्ड किया है, और मैं समझता हूँ कि जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मीडिया ने स्टेट नैरेटिव्स को, बेशक उनसे एग्री ना भी करें, फिर भी उन्होंने जाके स्टेट नैरेटिव्स को अपहोल्ड किया है, तो ये मीडिया के बड़े प्लस पॉइंट हैं। लेकिन अब ये जो इस तरह के मामला आ गए हैं ठीक है, ज्यादातर सोशल मीडिया का, जी हाँ, जो आज लॉबी आई थिंक इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट कर रही है, बट किस हद तक उस पर अमल होगा, बिकॉज जिस जर्नलिस्ट से बात करें, खासकर खवातीन से, तो वो कहते हैं हमने तो पता नहीं कितने अरसे से FIA साइबर विंग के अंदर जो है वो एप्लीकेशंस दी हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई रिस्पांस जो है वो टाइमली नहीं आता। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मीडिया के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है आज के प्रोग्राम में। अनवर रज़ा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मीडिया के अंदर एक डिवीजन की जो बात की जाती है, और मीडिया को पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने मकासद के लिए, जाहिर है कि वो इस्तेमाल करती हैं, एंड मीडिया हैज बिकम पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स नाउ, जिसकी वजह से ये ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हम देखते हैं कि दिखाई देते हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं खुद भी ये समझता हूँ कि सियासत और सहाफत को अलग होना चाहिए। जब सियासत और सहाफत एक होते हैं तो फिर माशरे में भी बिगाड़ पैदा होता है, और फिर आप उस तरह जो सच है उसको भी मंजरेआम पर नहीं ला सकते। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या जब तक कोई सहाफी आपके लिए काम करे उस वक्त तक वो ठीक है, जब वो आपके इंटरेस्ट को वॉच ना करे तो फिर वो आपका दुश्मन बन जाता है? क्या ये माजी में हमने इन हुकूमतों को नहीं देखा, वो जमहूरी हुकूमतों में हो या फिर अमरीत के दौर में ऐसा हो? देखिए, अगर आप समझते हैं, क्या मुझे ये कोई यहाँ पर हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं क्या जस्टिफाई कर सकते हैं? हामिद मीर, मैं, आसमा शराजी, गरीदा फारूकी समेत जिन एंकर्स के खिलाफ सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलाई जा रही है, क्या किसी मुहज़्ज़ब माशरे में इखलाकी तौर पर किसी को जायज़ है? किसी को भी ये जायज़ नहीं वो माशरे में कि किसी के घर की बात कर सके, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो, वो आम सहाफ़ी हो, वो आम शहरी हो। इसी वजह से इस माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है और ये बुराइयां जन्म ले रही हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक हुकूमतें किसी भी सहाफ़ी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं, उस वक्त तक वो सहाफ़ी बड़ा ईमानदार, अपराइट और बड़े असूलों पर चलने वाला होता है। जैसे ही उनके मकासद पूरे होते हैं या उनके इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट आता है, तो उस वक्त फिर आप देखिए कि फिर वही हाल होता है जो बाकी साथियों का होता है। ताज़ा तरीन मिसाल उसमें मोहसिन बेग की है। हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हुकूमतों को अपना काम करना चाहिए। इदारे मौजूद हैं, अगर कोई शख्स, कोई सहाफ़ी हुकूमत के खिलाफ कोई बात करता है जिसके शवाहिद नहीं होते, तो आपके पास कैमरा मौजूद है, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं। इस मुल्क में बदकिस्मती से कवानीन तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैं कहता हूं कि माजी में भी हमने देखा हुकूमतें जो सिविलियन गवर्नमेंट थी वो, और जो आमरों की हुकूमतें थी, उसमें भी सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल करने के बाद उनका जो असर हुआ वो भी सबके सामने था। आज जो कुछ हो रहा है वो भी सबके सामने है। इखलाक के दायरे में रहते हुए सबको बात करने का हक है। और दूसरी बात, जब कोई पॉलिटिशियन होता है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उस पर तो बात की जा सकती है। ये हक किसी को नहीं कि किसी की फैमिली के बारे में बात करें। मुझे बताइए, क्या FIA अब मोहसिन बेग के घर दिन रात जिस तरह छापे मार रहे हैं, ऑनलाइन जिना के अखबारात में छापे मारे जा रहे हैं, तो क्या ये जस्टिफाई आप कर सकते हैं? आपने अखबारात से, ऑनलाइन न्यूज एजेंसी से, जिना अखबार से क्या लेना है? आपको कौन सी ऐसी डिवाइस चाहिए? आप उनके घर जा रहे हैं, चीजें तोड़ रहे हैं, वहां से FIA एहलकार उनके घर से सामान कीमती लेके जा रहे हैं, उनकी खवातीन को हरास कर रहे हैं। मुझे बताइए, चलिए ये मोहसिन बेग का मामला है, आप मोहसिन बेग बिहाइंड दी बार हैं, अदालतें मौजूद हैं, अदालतें उस पर फैसला करेंगी, लेकिन क्या उनके घर वालों को हरास करना या उनके घर वालों को दबाव में लाना, उनके अखबारात में जो 200 लोग काम कर रहे हैं मुल्क भर में, उनके रोजगार को बंद करना, क्या ये जस्टिफाई कर सकते हैं? हम हमेशा आजादी इज़हार राय की बात करते हैं, वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो मुझे बताइए हम कहां पर स्टैंड करेंगे? अगर आज मोहसिन बेग के खिलाफ ये कार्रवाई की है, कल को आप कहां पर स्टैंड करेंगे? मैं कहां पर स्टैंड करूंगा? मुझे बताइए, मोहसिन बेग बिहाइंड दी बार है, इन लोगों को तनख्वाह कौन देगा? पहले 2 माह ठीक हो गया अनवर साहब, ठीक हो गया जी। अदनान भाई, आप बताइए जी कि ये क्या मीडिया और पॉलिटिक्स जो है वो जाहिर है कि उसको बिल्कुल जुदा, उसको या डाइवोर्स तो नहीं करवाया जा सकता, बट डेफिनेटली जो बात पहले भी आप कर रहे थे कि
मीडिया को अपना काम करना चाहिए, सियासी लोगों को अपना काम करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये नहीं होता, पूरी दुनिया में नहीं होता। पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह मीडिया को कैंपेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इस्तेमाल तो उन्हें किया जाता है ना जो इस्तेमाल होते हैं, जो नहीं होते उन्हें नहीं किया जाता। आप देखें, डॉन अखबार कितना पाकिस्तान का एक मौक़िर अखबार है, मैं पढ़ता हूँ, रोजाना हुकूमत के खिलाफ एडिटोरियल छपे होते हैं उसके अंदर, उन्हें तो कुछ नहीं कोई कहता। जफर अब्बास को कौन जानता है, उसके वो बड़े एडिटर हैं। इसी तरह वहाँ पे लिखने वाले, मैं इतने, यानी ज्यादातर जो रुझान है अंग्रेजी अखबार, 2 बड़े अंग्रेजी अखबारों का, वो हुकूमत के खिलाफ है। उसमें ज्यादातर हुकूमत के खिलाफ एडिटोरियल मज़ामीन छपते हैं। 4-5 बड़े जो चैनल हैं पाकिस्तान के, उनका मजमूई रुझान हुकूमत के खिलाफ है। उनके किसी सहाफ़ी के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। असल बात यह है, मोहसिन बेग के मसले को मैं ज़ाती तौर पर सहाफ़त का मसला नहीं समझता। ये वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे इमरान खान के, अब बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ हैं। वो क्या मसाइल हैं वो बेहतर जानते होंगे। अलबत्ता एक शहरी के तौर पे उनके आईनी हकूक़ है, उनका एहतराम होना चाहिए। अगर उनके साथ कोई ज़्यादती हुई है तो उसका अज़ाला होना चाहिए, और जो सहाफ़ी उनके दायरों में काम करते हैं उनके हकूक़ का भी एहतराम होना चाहिए। देखें, सहाफ़ी जो हैं वो हुकूमत पर बहुत डिपेंडेंट है। हमारे सारे प्रेस क्लब जो हैं हुकूमत की ग्रांट पे चलते हैं। तमाम सालाना ग्रांट बजट में लिखी होती है कि ये लाहौर प्रेस क्लब की ग्रांट है, ये रावलपिंडी प्रेस क्लब की ग्रांट है, फलां, इनकी बिल्डिंगें हुकूमत ने बनाई हैं, इनको ज़मीनें हुकूमत ने दी हैं। हम तमाम सहाफ़ियों को प्लॉट हुकूमत देती है, किसी आम शहरी को तो प्लॉट नहीं देती। तो हुकूमत के बहुत से फ़वाइद जो हैं वो सहाफ़ी उठाते हैं, वो इससे इनकार नहीं कर सकते, और हुकूमत से ताउन भी करते हैं। अब हुकूमत से अगर इश्तिहार ना मिले तो तमाम अखबारात नहीं चल सकते, बंद हो जाएंगे। अखबारात की आमदनी का बड़ा जरिया हुकूमत के इश्तिहारात हैं, और जब इश्तिहारात कम होते हैं तो सारा मीडिया चीखता भी है। प्राइवेट चैनल्स में भी हुकूमत के इश्तिहारात चलते हैं, किसी हुकूमत में ज़्यादा मिलते हैं, किसी हुकूमत में कम मिलते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि हम बहुत आज़ाद हैं, हम हुकूमत के कोई एहसान नहीं लेते। हुकूमत के बहुत से, हर हुकूमत के मरहून मिन्नत सहाफ़ी होते हैं, लेकिन एक अखलाक का दायरा है। आप किसी की बहू बेटी को किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे जब कीचड़ उछालेंगे तो उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन नहीं, अगर बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करे अब भी हुकूमत, तो उन्हें चाहिए मोहसिन बेग साहब से भी अगर कोई ज़्यादती हुई है वो भी माफ़ी मांग लें। जिस अफसर को उन्होंने बहुत मारा है उसके बड़ा गहरा ज़ख्म आया है, हुकूमत को भी दरगुजर से काम लेना चाहिए। मेरा ख्याल है सीनियर सहाफ़ियों को बैठकर इस मामले को सुलझाना चाहिए। लेकिन मोहसिन बेग का मामला खालिस्तन सहाफ़त का मामला नहीं है, इसमें और बहुत सी बातें हैं। अलबत्ता सहाफ़ियों के हकूक़ हैं, उनका पूरा एहतराम होना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत की फाउंडेशन में जो चीज़ें हैं उसमें आज़ादी सहाफ़त शामिल है। और आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया के ऊपर अदनान भाई मुझे ये बताएं, आप भी माशाल्लाह ट्वीट्स करते हैं रेगुलरली, यू नो पॉलिसीज़ के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, ये जो ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, क्या हमारे, मतलब ये जाहिर है कि पाकिस्तान से फिर बैठ के लोग ये नहीं करते होंगे, ये बाहर से करते होंगे कि हमारे जो यानी इदारों की जो पहुंच है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, ये बाहर तो नहीं है, इसलिए वो इस तरह की ये जितनी पिछले 3-4 हफ्तों में हमने, और ये तो खैर हर 2-3 महीने के बाद इस किस्म के बेहुदा बद इखलाकी के जो ट्रेंड्स हैं वो चलते हैं, जिसको पढ़ते हुए भी इंसान को यानी शर्म आती है, बल्कि बिल्कुल शर्म से सर डूब जाता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं उसके ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं। देखिए, अब बात यह है कि अगर कोई शख्स अमेरिका से बैठ के या जर्मनी से बैठ के, यूरोप के किसी मुल्क से बैठ के पाकिस्तान के कौमी इदारों के खिलाफ कैंपेन चलाता है, और जो कि लोग चला रहे हैं, तो आप हमारे FI उस पर क्या कर लेगी? आप जो मर्जी कानून बना लें, तो पाकिस्तान का शहरी नहीं है, वहां पे जाके तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते ना वहां पे उसका कानून लागू होता है। तो ये सोशल मीडिया तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के और मुल्कों के लिए भी एक खासी, तो ये जो कवानीन हम बना रहे हैं फिर इसको लागू किस पे करेंगे? इस पे लागू हम जैसे गरीब लोगों पे करेंगे जो पाकिस्तान की हदूद में रहते हैं। जो अगर फर्ज करें बरतानिया में बैठा है और वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है या कैंपेन एक चला रहा है, या कनाडा में बैठा है, और कई अलहदगी पसंद तंजीमों को मुझे ज़ाती तौर पे पता है स्कैंडिनेवियन मुल्कों ने पनाह दी हुई है, वहां से बैठ के वो कैंपेन चला रहे हैं पाकिस्तान में अलहदगी पसंदों के हक में, और यकीनन बहुत सी बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसियां उनकी मदद कर रही हैं, तो आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, हमें इसके ऊपर काबू पाना चाहिए। हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, बहुत अमीर मुल्क नहीं है, 70-75 साल हुए हैं। अच्छा, नान भाई मुझे ये बताएं कि हमारी जो सियासी जुमातें हैं
کیونکہ یہ جو پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کا ہم نے ایک بوم اس کو کہیں گے یا یوٹیلائزیشن اس کی تھی فار پولیٹیکل پرپزز، وہ ہم نے 2008-9 کے بعد دیکھی، اور پچھلے تقریباً 10-12 سالوں میں ہم نے دیکھا، اور سب سے زیادہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این نے سوشل میڈیا کو، اور پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ بلکہ اس سے ظاہر ہے کہ فائدہ بھی اٹھایا انہوں نے پولیٹیکلی. ڈو یو تھنک کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ساری اکراس دا بورڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی کوئی تھوڑا سا کوئی ڈائریکٹیوز دینے ہوں گے اپنے ورکرز کو یا جو بھی سوشل میڈیا ٹیمز ہیں ان کی؟ دیکھیں، لوگ جو ہے نا سپورٹرز پسند کرتے ہیں انسلٹ کرنے کو. بھٹو صاحب کہتے تھے اصغر خان کو آلو، لوگ بڑا خوش ہوتے تھے. کسی کو پان کا ٹوکرا کہتے تھے، کسی کو حکا ٹوپی کہتے تھے، کسی ڈبل بیرن خان کہتے تھے. مولانا مودودی تک کو اتنی باتیں پیپلز پارٹی کے لوگ بری بری باتیں کرتے تھے. ایک ایکٹریس ہوتی تھی نغمہ، ان کے دھڑ کے اوپر مولانا مودودی کا سر لگا دیا کرتے تھے، اور عجیب و غریب حرکتیں کیا کرتے تھے. تو یہ تو ہمارا پرانا کلچر ہے. سپورٹرز پسند کرتے ہیں کہ ان کا لیڈر جو ہے نا مخالفین کو انسلٹ کرے. تو پہلے جو ہے وہ جلسوں میں انسلٹ ہوتا تھا، اب سوشل میڈیا پہ بھی ہوتا ہے. یہ تو ہمارے کلچرل لیول کا مسئلہ ہے. تو پھر ریڈ لائن کہاں پہ ہم لگائیں گے پھر؟ ناظرین، ایک اور بریک یہاں پہ لیں گے، اور بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت جو میڈیا کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے اس پروگرام کے اندر گفتگو کی جا رہی. جی فاروق بھائی، بس یہ اتنا کر سکیں اتنا تو کر لیں. جی پہلی بات تو یہ کہ جو کہ احمد رضا بھائی نے بات کی ہے، میں اس سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. انور رضا صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر محسن بیگ صاحب کے خلاف کیس چل رہا ہے، وہ جیل میں ہے، ان کے بیٹا جو ہے وہ بھی غالباً اریسٹڈ ہے، تو ان کی فیملیز کو بالکل ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. غلط ہے، غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر آئینی ہے. اور دوسری بات، جن اخبار کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے ورکرز کے ساتھ رہ کے میڈیا گروپ میں، یہ زیادتی ہے کہ اگر آپ ورکرز کو جو ہے ان کو ٹارگٹ کریں، کیونکہ اگر ان کی تنخواہیں نہیں ہوں گی تو پھر دیکھیں نا 200 ورکر جو ہیں ان کو وہ پھر کیسے اپنے گھر کے معاملات چلائیں گے. تو یہ نا انصافی ہے اور یہ بھی بہت ہی غلط حرکت ہے. گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ بالکل محسن بیگ صاحب کو بالکل علیحدہ کریں اس تمام کیس سے، ایشو سے، ان کے میڈیا گروپ سے. ٹھیک ہے، آگے ان کا جو کیس چلتا ہے ATC میں جو بھی ہے. لیکن عدنان نادل صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں محسن بیگ کے ساتھ ہم نے بڑے ٹیلی ویژن پروگرامز کیے ہیں، انہوں نے کبھی کوئی میں تو حیران بلکہ ہوں کہ یہ ہوا کیا تھا کہ انہوں نے کیوں سڈنلی ان میں یہ ایک ایسے کتاب کو اس کے پیج کا ریفرنس دے دیا جبکہ وہ کورٹ میں جا رہے تھے، پولیس لے کے جائے، پھر بھی انہوں نے اس کی بات کی. سر ہم کسی بھی کتاب کا جو ہے نا اپنے پروگرام میں کوئی تذکرہ نہیں کرنا چاہتے پلیز. رائٹ، لیکن میں یو رائٹ، آئی ایگری ود یو. میں یہ جی ہاں، کیونکہ یہ پھر باتیں اسی طرح جو ہے نا وہ پھر دے موو آؤٹ آف کنٹرول، یو نو. اور آئی ایگری ود یو. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی جو عدنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ میرا خیال ہے کوئی تھوڑا سا اگر وہ بھی اپولوجائز کر لیں اور تاکہ معاملہ جو ہے رفع دفع ہو جائے، بیکاز بیسکلی وہ ایک اچھے آدمی ہے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. میں کئی دفعہ ان سے گفتگو کی ہے. آئی فیل ویری سیڈ کہ وہ اس تمام معاملات میں خام خام معاملہ حالات ادھر تک پہنچ گئے. جہاں تک یہ سوشل میڈیا کی بات کی ہے، دیکھیں سوشل میڈیا نے ایک بڑا یہاں پہ پرابلم پیدا کی ہے. فاروق صاحب دیکھیں، آپ ماشاءاللہ آپ تو اتنے چینلز کے اندر ابھی چونکہ ہم آپ کو زیادہ، آپ کی جو پاپولیرٹی ہے اور ہر میڈیا جو ہے وہ آپ کو اور ہر صحافی آپ کو لیتا ہے اپنے پروگرام میں بیکاز یو اسپیک ویری ویل. یہ خواتین جتنی بھی اینکرز ہیں یا صحافی ہیں ان کے بارے میں ٹرینڈز چلانا، کسی خاص جو نا پرسنالٹی کے بارے میں، خاتون کے بارے میں ٹرینڈ چلانا، ملک کے سربراہ کے بارے میں غلط قسم کے ٹرینڈ چلانا، آئی تھنک چاہے وہ پرائم منسٹر کے عہدے پہ ہے، کسی بھی عہدے کے اوپر ہے، آئی تھنک یہ بہت ہی یعنی گری ہوئی حرکت ہے. اس کو تو روکنا چاہیے نا کہیں نہ کہیں پہ جا کے. میری پوزیشن اس پہ سن لیں. جب کبھی بھی خواتین اینکرز پہ یا ادروائز خواتین پرسنالٹیز پہ، جن کو کہتا نا یہ ٹرولز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ٹرول، PTI کے ٹرولز ہیں اور PMLN کے ہیں، ان میں اتنی سخت سوشل میڈیا پہ جنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ڈاؤن کرانے کے لیے ہر قسم کی لینگویج استعمال کرتی ہے. میں نے ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ غلط ہے، غیر اخلاقی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب کئی دفعہ کیسز آتے ہیں کہ FIA بھی ان لوگوں کو ٹریس آؤٹ کرتے ہیں اور پکڑتے ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو بھی چاہیے اور باقی لوگ جن کے سوشل میڈیا ہیں، اپنا ٹیم ہیں، کہ بھائی ان کو، میرے بارے میں بھی لوگوں نے غلط باتیں کر دی تھیں،
وہ بات پھر بعد میں غلط نکل آئی، اور وہ بھی ایک کافی سینئر صحافی تھے، ان کی سوشل ٹیم نے وہ لگا دیا کہ یہ بریگیڈیئر فاروق اریسٹ ہو گیا، وہ کوئی اور بریگیڈیئر فاروق تھے، آپ کو بھی پتا اس چیز کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے، الیکٹرانک میڈیا از ناٹ دا مسئلہ ان پاکستان، پلیز میری بات سمجھے، اخبارات از ناٹ دا مسئلہ ان پاکستان، مسئلہ ان پاکستان جس نے یہ کیوس کریٹ کیا، ڈیسٹیبلائز کیا ہے معاشرے کو، یہ تمام پولرائزیشن، یہ سوشل میڈیا ہے، اس کے لیے گورنمنٹ کو کچھ کرنا پڑے۔ ایف آئی آر بیچارے کتنے لوگوں کو پکڑے جی، اب جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں وہ جو وہاں سے بیٹھ کے آپ کے خلاف، میرے خلاف، ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف جو غلط استعمال کر رہے ہیں، اور بالکل صحیح ہے، اب آپ ان کو کیسے پکڑیں؟ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ فاروق حمید صاحب آپ کا، عدنان عادل صاحب آپ کا، انور رضا صاحب آپ کا، تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔